स्टोरी है डियाब्लो की, जो कि एंशिएंट पीरियड में काफी पावरफुल डार्क मैजिशियन था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था जिसकी पावर को देखकर गॉड्स भी डरने लगे थे। और उसी डर के चलते 12 गॉड्स ने मिलकर उसको एक दिन सील कर दिया। मगर अब डियाब्लो वापस आ चुका है अपना रिवेंज लेने। सो अगर आपको रिइंकार्नेशन या ओपीएमसी वाली मानवा पसंद है तो आपको ये मानवा काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। सो बिना और ज्यादा टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोगों को दिखाया जाता है किंगडम ऑफ सेल्डम का एल्ड हाउस होल्ड। एंड हम लोग देखते हैं उसके अंदर कोई सोकर उठा होता है और उसको एक सपना बार बार सता रहा होता है। एंड वो बताता है कि उसका नाम जेमी वेल्टन है और वो किंगडम ऑफ सेल्डम के एल्ड हाउस होल्ड का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है और उनका सक्सेसर भी है। और वो बताता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में डियाब्लो नाम से जाना जाता था, जो कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क मेज था जिससे गॉड्स तक डरते थे। इसी वजह से उन्होंने मिलकर इसको सील कर दिया। बट इसने भी बदला लेने का वादा किया था। बट एक बार मुझे एक डायमेंशन रिफ्ट दिखी और जब मैंने उससे आजाद होने की कोशिश की तो मैं यहाँ बॉर्न हो गया और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और देखते ही देखते 9 साल बीत गए और वे एक नोबल फैमिली में बड़ा हुआ। देन वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, हाँ आज का दिन भी लगता है थकावट वाला होने वाला है। और तभी उसको एक आवाज आती है, यंग मास्टर। वो उस तरफ देखता है तो वो उसकी नैनी होती है। वो कहती है, आखिर आप क्या कर रहे थे? जेमी कहता है, मैं बस बाहर का नजारा देख रहा था। और वो नैनी फालतू में ही उसकी तारीफ करने लगती है। देन वो उसको बहुत प्यार से तैयार कर देती है और उसको कहीं पर ले जाती है। वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद कहती है, सर हमारे यंग मास्टर आ चुके हैं। जेमी सोच रहा होता है, अरे नहीं, फिर वो सब शुरू होने वाला है। और वो जिससे डर रहा होता है वो होती है उसकी खुद की फैमिली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बी लविंग होती है और उसको एक बिल्कुल प्यारे से बच्चे के जैसे ट्रीट करती है। बट जेमी भी उनके सामने जाते ही क्यूट बनने के नाटक करने लगता है। एंड उसकी फैमिली में 3 लोग होते हैं। एक होती है उसकी मदर, जो कि बेली हाउस होल्ड की सोल डॉटर होती है। एंड उसके फादर होते हैं किंगडम ऑफ सेल्डम के 5 स्वॉर्ड मास्टर्स में से एक। उनका नाम होता है आर्गनो वेल्टन। एंड लास्ट में होती है उसकी छोटी बहन सारा वेल्टन। और उसकी फैमिली काफी ज्यादा लवली है, इसी वजह से उसको भी क्यूट बनकर रहना पड़ता है। लेकिन ये सब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इन्हीं सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है। एंड अपने रूम में आते ही बेड पर ढेर हो जाता है। एंड वो कहता है, ये तो अच्छी बात है कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, नहीं तो एक छोटे बच्चे की तरीके बोलने में और क्यूट बनने में मेरी हालत खराब हो जाती थी। वैसे मुझे ये घर पसंद भी है क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटीज हैं और हाँ, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। और उसके पीछे एक छोटा सा मॉस्टर टाइप में कुछ आ जाता है। जेमी सोच रहा होता है, मेरी पावर्स अभी बहुत ज्यादा कम है, वैसे इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, लेकिन मुझे कम से कम रिइंकार्नेटेड होके दूसरा चांस तो मिला। वो बेवकूफ 12 गॉड्स अभी भी जिंदा है और अभी भी उनका नेचर एक पैरासाइट जैसा है, क्योंकि वो अपने फॉलोअर्स पे फीड करते हैं। हालांकि अभी इस टाइम मेरी पावर इतनी भी कम नहीं है, क्योंकि इस एरा में डार्क मैजिक प्रैक्टिस नहीं किया जाता। टाइम पूरी तरह से मेरे ही साइड है और तुम 12 गॉड्स अपने सिंहासन पे मजे कर लो, सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ रीगेन नहीं कर लेता। बट तभी वहाँ पर नैनी आ जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा क्यूट बनने लगता है। बट ये सब उसको सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में ही करना पड़ रहा होता है। देन वो अपनी मदर के पास स्टोरी सुनने चला जाता है। देन थोड़ी देर बाद स्टोरी खत्म हो जाती है। उसकी मॉम मुझसे पूछती है, आखिर तुम्हें स्टोरी कैसी लगी? जेमी कहता है, बहुत अच्छी लगी और मैं भी एक दिन ग्रेट मेज बनूंगा। उसकी मॉम कहती है, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल बनोगे क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। देन वो सरकास्टिक वे में कहती है, और वैसे भी तुम 3 मेज टीचर्स को तो हरा ही चुके हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, फादर ने कहा है वो तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल मेज ढूंढेंगे। देन जेमी वहाँ से जाने लगता है। उसकी मदर पूछती, तुम क्या लाइब्रेरी जा रहे हो? वो कहता है, हाँ। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जेमी को, जो कि कहीं बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। देन वो बुक को बंद कर देता है क्योंकि जो भी वो उसमें ढूंढ रहा होता है वो उसको मिला नहीं होता। उसको बिल्कुल नई मानव ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में जानना था और उसको किसी भी बुक में कुछ भी नहीं मिल रहा होता। वो कहता है, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि फिर से खाना खाने का टाइम आ चुका है। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है, बट उसको रास्ते में कोई दिखता है और उस बंदे में से काफी भयंकर ऑरा निकल रहा होता है, जिसको देखकर जेमी समझ जाता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कम से कम रैंक 7 का तो मेज होगा ही, लेकिन वो इतना अंदर तक कैसे आ गया? क्या किसी ने उसको रोका नहीं? और या तो वो टेलीपोर्ट करके आया है और या तो कोई घुसपैठिया है जो कि हमारे यहाँ से कुछ चोरी करने आया है। वो उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? वो बंदा जेमी को देखता है एंड उसको जेमी के अंदर से काफी ऑरा निकलता हुआ दिख रहा होता है। वो कहता है, हाँ इंटरेस्टिंग, वैसे भी शेर का बेटा शेर ही होता है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जेमी सोच रहा होता है, अगर इस टाइम मेरे पास अपनी रियल पावर की हाफ पावर भी होती तो फिर भी मैं इस आदमी को अब तक घुटने मिला चुका होता, लेकिन मैं बस खड़ा ही नहीं रह सकता, मुझे इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। एंड वो बंदा भी जेमी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि 9 साल के बच्चे के हिसाब से उसके अंदर काफी ज्यादा माना होता है। एंड वो बंदा कहता है, तो मुझे दिखाओ तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। डियाब्लो कहता है, आखिर तुम्हारा मेरे टेस्ट लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं हूँ डियाब्लो वॉलपिर, जिससे गॉड्स तक डरते हैं। एंड वो ये कहने के साथ ही उस पर अटैक कर देता है, बट उस अटैक से उस बंदे को कुछ भी नहीं होता, जिसको देखकर डियाब्लो हैरान होता है। एंड डियाब्लो की पावर को देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है।
वो सोच रहा होता है कि आखिरकार एक 9 साल का बच्चा इतना पावरफुल स्पेल कैसे कास्ट कर सकता है। देन वो डियाब्लो पे अटैक कर देता है एंड डियाब्लो भी उस बंदे की पावर से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है एंड वो कहता है ये स्पेल तो काफी ज्यादा अच्छा है बट ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे तो इसमें रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। और इसी चीज को देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बंदा ये बात हजम नहीं कर पा रहा होता कि एक 9 साल के बच्चे को स्पेल्स के बारे में इतना ज्यादा जानकारी हो। पर तभी वहां पर जेमी का फादर आ जाता है जो कि उस स्पेल को काट देता है एंड वो जेमी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसको देखकर डियाब्लो नाटक करने लगता है एंड काफी ज्यादा भोला बन जाता है जिस चीज को वो बंदा भी देख रहा होता है। देन डियाब्लो का फादर उस बंदे से कहता है मार्कस जो भी तुमने किया है वो तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन वो बंदा अचानक से हंसने लगता है और उसके फादर से मजाक करने लगता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं मार्कस और आर्गनो बैठकर बात कर रहे होते हैं। आर्गनो कहता है जिस पर तुमने हमला किया था वो मेरा बेटा था। मार्कस कहता है हाँ मुझे पता है, जिसको सुनकर आर्गनो चिढ़ जाता है एंड कहता है क्या तुम्हें पता था वो मेरा बेटा है और उसके बाद भी तुमने ऐसा किया। मार्कस कहता है शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ तुम अपने बच्चे को कितना जानते हो। आर्गनो कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। मार्कस कहता है तुम्हें क्या लगता है वो कितने आगे तक जाएगा। आर्गनो कहता है मैंने यही जानने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था लेकिन तुमने उस पर अटैक कर दिया। मार्कस कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम अपने बच्चे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो और हाँ मैं उसको अपना स्टूडेंट बनाने की तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता हूँ। और हम लोगों को बताया जाता है मार्कस 8 रैंक का मेज है जो कि इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है। आर्गनो सोच रहा होता है कि ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है तो आखिरकार ये मेरे बेटे को अपना स्टूडेंट क्यों नहीं बनाना चाहता। क्या मेरा बेटा उतना ज्यादा गिफ्टेड नहीं है जितना मैंने सोचा था। मार्कस उससे कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्गनो कहता है तो फिर बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मार्कस कहता है मैं उसको अपना स्टूडेंट इस वजह से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता। तुम्हारे बेटे ने मेरे स्पेल के आर पार भी देख लिया। जिसको सुनकर आर्गनो हैरान हो जाता है एंड सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे पता था कि मेरा बेटा टैलेंटेड है लेकिन इतना ज्यादा। मार्कस कहता है तुम हैरान क्यों हो गए, मैंने बिल्कुल सही कहा है। जब मैंने उसके ऊपर स्पेल कास्ट किया था तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मेरे स्पेल से उसका कुछ भी नहीं होगा। और तो और बस इतना ही नहीं, और अगर हम लोग ढंग से देखें तो तुम्हारा बेटा अभी भी राउंड 3 का एक मेज है, वो भी बिना किसी की हेल्प से। नहीं अगर हम लोग सही से कैलकुलेशन लगाएं तो वो राउंड 4 का मेज है। वो एक प्रोडिजी है। बस इतना ही नहीं, मैंने उसकी ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। उसे किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है, बस तुम जितना भी कर सकते हो उसका सपोर्ट करते रहो ताकि वो एक कंप्लीट मेज बन सके। और अगर मैं उसका पोटेंशियल बताऊं तो 9 रैंक का मेज बन सकता है जिनका जिक्र सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियों में था। जिसको सुनकर आर्गनो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो ये सुनकर हैरान हो चुका होता है कि उसका बेटा एक 9 रैंक का लेजेंडरी मेज बन सकता है। तभी मार्कस वहाँ से उठता है एंड उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसके बेटे के ऊपर अटैक किया था। देन वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं डियाब्लो को जो कि अपने रूम में आया होता है एंड वो हमेशा की तरह काफी ज्यादा थका होता है। देन वो कहता है वो मेज तो काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसने जो भी स्पेल यूज किया था उसको यूज करना कोई आम बात नहीं है। और उसको छोड़ो, उससे ज्यादा मैं इम्प्रेस हूँ अपने फादर से। उन्होंने उस अटैक को मक्खन की तरीके काट दिया। हाँ वैसे भी आखिर वो फादर ही किसके हैं, मेरे, तो उनसे मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। और वो काफी खुश लग रहा होता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है क्या हुआ तुम इतने खुश क्यों हो। एंड वो आवाज होती है मार्कस की जो कि उसी के बेड में बैठा होता है, जिसको वहाँ पर देख के डियाब्लो चौंक जाता है। देन वो उसे पूछता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए। मार्कस कहता है मैं तो बस टेलीपोर्ट होकर आया हूँ। डियाब्लो सोचता है मुझे पता था ये आम बुड्ढा नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतनी आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता है। मार्कस कहता है तुम अपने फादर के सामने तो काफी ज्यादा मासूम बन रहे थे लेकिन मेरे सामने आते ही तुम बिल्कुल चंट हो गए। डियाब्लो कहता है ऑब्वियसली क्योंकि फैमिली मेंबर्स और स्ट्रेंजर्स में फर्क होता है। देन मार्कस उसको एक बुक देता है एंड उससे कहता है तुम जो भी माना ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हो वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, सो मैंने तुम्हें ये बुक दी है। इस बुक में माना ब्रीदिंग के बारे में सारे सीक्रेट्स हैं जो कि मैंने अपने हाथों से लिखे हैं और तुम पहले ऐसे बंदे हो जिसको मैं ये बुक पढ़ने को दे रहा हूँ। डियाब्लो उस बुक को ले लेता है एंड ध्यान से देखने लगता है। मार्कस कहता है मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो देखते हैं जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके होगे। डियाब्लो कहता है तुम हैरान हो जाओगे, तो चलो इसकी बुक पढ़कर देखते हैं कि आखिर कितना शानदार मेज है। देन वो उसकी बुक को थोड़ी देर पढ़ने के बाद कहता है मुझे पता था कि ये बुक काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है लेकिन मैं गलत निकला, ये तो सबसे अच्छी है। लेकिन इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लिखे हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके हिसाब से माना कि पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा और तो और इतने ज्यादा छोटे टुकड़ों में कि हमारी स्किन उनको आराम से अब्सॉर्ब कर सके। ये इतना ज्यादा मुश्किल है कि हर कोई इसको नहीं कर सकता और ऊपर से इसको अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से रिप्लेस करना नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं भी कोई आम इंसान नहीं, मैं हूँ डियाब्लो। उस बुड्ढे ने सच में बहुत अच्छा काम किया है, मैं इस बुक का पूरा नॉलेज चूस लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एंड वो अपने हाथ में एक मॉन्स्टर को समन करने लगता है एंड वो अपने पेट से कहता है
माना को ब्रेक डाउन करो। एंड डियाब्लो को ये कहते ही उसका पेट वही चीज करने लगता है। डियाब्लो कहता है उस बुढ़े की बुक की टेक्निक में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी बाधा थी, और वो थी माना की पार्टिकल को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। एंड उसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस एंड अच्छा फॉर्म चाहिए, लेकिन मुझे इन सब चीजों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास है ब्लैक। क्योंकि मेरे ब्लैक के साथ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए मेरे लिए